आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस सब्सक्राइब बटन पे ऐसे क्लिक कर दीजिए और ये बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। इससे आपको मेरे वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, सरकारें टैक्स सिस्टम में सुधार और उसे सरल बनाने की बात करती हैं, मगर इनकम टैक्स रिटर्न की पहली सीढ़ी में चलते ही उलझनें चालू हो जाती हैं। आईटीआर के 1, 2, 3 नहीं बल्कि 7 फॉर्म्स अवेलेबल हैं और एक आम आदमी के लिए, आपके और हमारे लिए ये बड़ी समस्या बन जाती है ये समझना कि हमारे लिए कौन सा आईटीआर का फॉर्म एप्लीकेबल होगा। और फिर हम अकाउंटेंट या आईटीआर भरने वाले एजेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि एक सैलरीड इनकम वाले व्यक्ति को बिजनेस का आईटीआर भरवा दिया जाता है और कई बार बिजनेस करने वाले आदमी को सैलरीड का आईटीआर भरवा दिया जाता है और जब एक्चुअल में इस आईटीआर डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है तब वो उनके लिए किसी भी वैल्यू का नहीं रह जाता। तो आज के इस वीडियो में हम पूरी तरीके से समझेंगे कि ये आईटीआर होता क्या है और आईटीआर के साथ साथ जो फॉर्मेट है उन फॉर्मेट्स में हमारे और आपके लिए कौन सा एप्लीकेबल है। तो अगर आप एक अच्छी इंफोटेनमेंट वीडियो देखना चाहते हैं तो अंत तक मेरे चैनल के साथ, मेरे इस वीडियो के साथ आप बने रहिए। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस वीडियो के अंत होने पर हम क्या क्या चीजें सीख पाएंगे। तो सबसे पहले देखते लेते हैं कि लर्निंग्स क्या होगी। तो पहली लर्निंग है कि आईटीआर क्या है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज एन आईटीआर। दूसरा हम ये समझेंगे कि हु आर लाइबल टू फाइल द आईटीआर मैंडेटरली, किनके लिए आईटीआर जो है उसे फाइल करना बहुत जरूरी और आवश्यक बनता है। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईटीआर, जो डिफरेंट जो 7 फॉर्मेट है वो क्या है, वो किसके लिए बने हुए हैं। हम ये भी समझेंगे कि आईटीआर वी और आईटीआर एक्नॉलेजमेंट क्या होता है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज एफवाई एंड एवाई कॉन्सेप्ट इन ईयर, यानी फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होता है, उसके कंफ्यूजन को दूर करेंगे। और अगर आप इस वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो हमेशा की तरह बोनस पॉइंट ऑफ डिस्कशन में इस चीज के बारे में जानेंगे कि अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, अगर आप टैक्स के दायरे में नहीं आ रहे तो भी क्या आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो क्यों, और अगर नहीं करना चाहिए तो क्या करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आईटीआर होता क्या है, इनकम टैक्स रिटर्न होता क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये आपका एनुअल इनकम डॉक्यूमेंट है, यानी ये अकेला ऐसा लीगल और ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट है जिसके माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि साल भर में आपने कितनी इनकम कमाई है। ये आपका एनुअल इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट भी है जिसमें आप साल भर में जितना भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको आप यहाँ पर जो है बताते हैं। और ये आपका एनुअल टैक्स लायबिलिटी डॉक्यूमेंट भी है जहां से आप ये समझ पाते हैं कि आपकी इनकम टैक्स के दायरे में आ रही है या नहीं आ रही है, और आ रही है तो आप कितना टैक्स भारत सरकार को देने वाले हैं। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डॉक्यूमेंट सेल्फ डिक्लेयर्ड डॉक्यूमेंट है, यानी भारत सरकार ने पूरा तरीका तो देके रखा है कि किस तरीके से आपको कौन कौन सी इनकम आपको इंक्लूड करनी, कौन से इन्वेस्टमेंट आपको इंक्लूड करने हैं और कैसे आपको अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। मगर इसमें जो भी फिगर्स हैं, जो भी इनकम आप बताते हैं वो बैक्ड बाय होते हैं वेरीफाइड डॉक्यूमेंट के, बट ये सब कुछ आप खुद से डिक्लेयर करते हैं। इसकी लायबिलिटी आपके ऊपर होती है कि अगर आप उसमें कुछ गलत डाटा जो है अगर आप उसमें इंटर करते हैं गलती से या जानबूझकर तो उसका जो भी इंप्लीकेशन आएगा वो आपके ऊपर आएगा। तो ये सेल्फ डिक्लेयर डॉक्यूमेंट है। सो आईटीआर आपका एनुअल इनकम, इन्वेस्टमेंट और टैक्स लायबिलिटी का डॉक्यूमेंट है जो सेल्फ डिक्लेयर्ड होता है। आगे हम लोग समझ लेते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जो जिनके लिए आईटीआर डालना जो है वो पूरी तरीके से मैंडेटरी है, कंपलसरी है, जिनको डालना ही चाहिए। तो बेसिकली जो मैंडेटरी है वो इसलिए वर्ड जोड़ा गया है क्योंकि जरूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति को आईटीआर डालना पड़े, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए जो है वो इस आईटीआर के दायरे में आते हैं, उनको आईटीआर डालना ही डालना है। और ये जो क्राइटेरिया बनाया गया, ये क्राइटेरिया बेसिकली एज और ग्रॉस टोटल इनकम के बेसिस में बना है। तो देखते हैं आप और हम इस कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं। तो अगर आपकी और हमारी जो एज है वो 60 साल तक की है और अगर हमारी सालाना इनकम जो है ग्रॉस टोटल इनकम वो 2.5 लाख रुपए है तो हमको आईटीआर कंपलसरी डालना पड़ेगा, हमारे लिए जरूरी है। अगर हमारी एज 60 साल से 80 साल के बीच में है और हम सालाना 3 लाख रुपए कमा रहे हैं तो हमें आईटीआर डालना है। अगर हमारी एज 80 साल के ऊपर है और सालाना हम 5 लाख रुपए कमा रहे हैं ग्रॉस, तो आईटीआर हमारे लिए डालना मैंडेटरी है। आगे हम लोग ये समझ लेते हैं कि आईटीआर कितने तरह के होते हैं। तो दोस्तों आईटीआर बेसिकली 7 तरह के होते हैं, जिन्हें आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4, आईटीआर 5, आईटीआर 6 और आईटीआर 7 के नाम से जाना जाता है। अब ये जो 7 आईटीआर है, इसमें आईटीआर 1 को सहज के नाम से जाना जाता है, आप सहज के नाम से भी इसको जानते हैं, और आईटीआर 4 को सुगम भी कहा जाता है। अब ये सहज क्यों कहा जाता है और सुगम क्यों कहा जाता है, इसके पीछे की क्या कहानी है हम चलते हुए वीडियो में आगे जानेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 4 जो होता है ये वो आईटीआर हैं जो कि
मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं। ये वो फॉर्म है आईटीआर के जो जिसमें ज़्यादातर पब्लिक, आप और हम इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। हमारे ऊपर 1 से लेकर 4 तक ही एप्लीकेबल होता है। और 5, 6 और 7 का जो आईटीआर होता है, ये आईटीआर का फॉर्मेट स्पेसिफिक सेट ऑफ बिजनेस के लिए होता है। किसके लिए होता है जान लेते हैं पहले, 5, 6 और 7, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे 1 से लेकर 4 तक के आईटीआर के लिए, जिसमें आप और हम ज़्यादातर शामिल होते हैं। तो आईटीआर 5 बेसिकली जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं, उनको आईटीआर 5 जो है वो भरना होता है। जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स होते हैं, जो बिजनेस होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन के फॉर्मेट में, उन्हें आईटीआर 5 यूज करना होता है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म, बिजनेस ट्रस्ट और उसके साथ जो है आर्टिफिशियल ज्यूरिसडिक्शन पर्सन जो होते हैं, इन लोगों को आईटीआर 5 जो है फाइल करना होता है। आईटीआर 6 जो होता है कंपनीज के लिए होता है, चाहे वो लिमिटेड हो, चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो, चाहे पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, उन्हें आईटीआर 6 जो है वो फाइल करना होता है। और आईटीआर 7 जो है वो ट्रस्ट के लिए होता है, जो कि रिलीजियस और चैरिटेबल काम के लिए जो काम करती हैं। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो ट्रस्ट है वो आईटीआर 7 में भी फाइल करते हैं इनकम अपनी, और आईटीआर 5 में। तो डिफरेंस क्या है, आईटीआर 5 में जो वो ट्रस्ट जो कि बिजनेस एक्टिविटी के लिए बनाए गए हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए बनाए गए हैं, वो आईटीआर 5 का फॉर्म यूज करेंगे अपना इनकम टैक्स डिक्लेयर करने के लिए। और वो ट्रस्ट जो चैरिटेबल या रिलीजियस काम के लिए नॉन प्रॉफिट है, वो आईटीआर 7 का इस्तेमाल करेंगे। अब आगे हम लोग समझ लेते हैं आईटीआर 1 यानी कि सहज क्या होता है। तो इसको समझने से पहले 1 से लेकर 4 तक का जो है, इसके बीच का जो बेसिक आधारभूत डिफरेंस है उसको समझ लेते हैं। आईटीआर 1 और 2 जो होता है वो बेसिकली सैलरीड और पेंशन वाले जो लोग होते हैं, जो सैलरी या पेंशन से अपनी इनकम कमा रहे होते हैं, उनके लिए होता है। और उनके लिए होता है जो जिनका सिक्योर्ड इनकम सोर्स है, यानी कि उनको इनकम आनी ही आनी है, उसमें लॉस के चांसेस नहीं है। तो वो प्रोफेशन या वो काम जिसमें सिक्योर्ड इनकम का जो है सोर्स हो, और दूसरा जो सैलरीड और पेंशन वाले हैं वो आईटीआर 1 और आईटीआर 2 फाइल करेंगे। तो आप ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपकी इनकम का सोर्स पेंशन या सैलरी है और सिक्योर्ड सोर्स है जिसमें लॉस का चांसेस बिल्कुल नहीं है, तो आप आईटीआर 1 और 2 ही फाइल करेंगे। उसके बाद वो इंडिविजुअल जो बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम कमाते हैं और जिनका जो इनकम का सोर्स जो है वो अनसिक्योर्ड है। अनसिक्योर्ड मतलब लॉस भी हो सकता है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में। तो आईटीआर 1 और आईटीआर 2 में लॉस बुक नहीं होता है, आप वहां पे लॉस शो नहीं कर सकते हैं। आईटीआर 3 में ही लॉस शो कर सकते हैं। और आईटीआर 3 बिजनेस और प्रोफेशन जो है, जो लोग बिजनेस में कर रहे हैं या जो किसी प्रोफेशनल काम में है, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, इंजीनियर जो खुद का काम कर रहे हैं, आर्किटेक्ट हैं, वो आईटीआर 3 फाइल करेंगे। और खास तौर से इसका मेन एट्रीब्यूट है कि उनकी इनकम जो है वो अनसिक्योर्ड सोर्सेज से है, वो लॉस भी है और प्रॉफिट भी है, तो लॉस बुक भी हो सकता है उनके बिजनेस में, तो वो आईटीआर 3 यूज करेंगे। आईटीआर 4 जो है वो, इसे सुगम भी कहा जाता है, ये प्रिजम्प्टिव इनकम को लेता है। अब ये प्रिजम्प्टिव इनकम क्या होती है, साथ में आईटीआर 4 वो लोग फाइल करते हैं जिनको किसी भी तरह के बुक्स मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। नो नीड टू मेंटेन एनी काइंड ऑफ अकाउंटिंग बुक्स, यानी कि बैलेंस शीट, ट्रेड बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये प्रिजम्प्टिव इनकम क्या है और क्यों उनको बुक्स मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है, ये हम आगे की वीडियो में समझेंगे। तो आईटीआर 4 प्रिजम्प्टिव इनकम, और जहां पर बुक्स किसी भी तरीके से अकाउंटिंग बुक्स मेंटेन नहीं करनी है उनके लिए है। आगे समझ लेते हैं आईटीआर 1 यानी कि सहज क्या होता है। सबसे पहले अपन ये जान लेते हैं सहज क्यों। देखो दोस्तों, ज्यादातर लोग जो है, हम आम आदमी जितने भी लोग हैं, उसमें से जितने भी सैलरी और पेंशन से इनकम कमा रहे हैं, वो ज्यादातर लोग सहज में ही इंक्लूड हो जाते हैं। और बहुत सिंपल फॉर्मेट है, बहुत सिंपल इनकम का दायरा, मतलब इनकम के फॉर्मेट जो है, क्या कहते हैं, कौन कौन से इनकम आने वाले, टाइप आने वाले, सब इसमें एक्सप्लेन है। इसको सहज कहा जाता है, बहुत आसानी से भर जाता है और ज्यादातर लोग इसी में इंक्लूड होते हैं। तो आईटीआर 1 सहज होता है, ध्यान रखिए, सैलरीड और पेंशन वालों के लिए। अब इसमें किस तरह की इनकम इंक्लूड होती है, तो सबसे पहली बात हम ये समझ लें कि एप्लीकेबल फॉर रेसिडेंशियल इंडिविजुअल। अब यहाँ पे रेजिडेंट इंडिविजुअल क्यों कहा गया है, भाई वो लोग जो भारत के मूल निवासी हैं, ठीक है, एनआरआईज, वो आईटीआर 1 नहीं भर सकते हैं। या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि कुछ समय के लिए इंडिया में रहता है, कुछ समय के लिए इंडिया के बाहर रहता है, वो प्रॉपर मूल निवासी नहीं है भारत का, वो आईटीआर 1 नहीं डाल सकता। तो जो मूल निवासी है भारत का, ठीक है, जिसके पास मूल नागरिकता है, रेजिडेंट इंडिविजुअल है, वही आईटीआर 1 को फाइल कर सकते हैं। अब इसमें कैसी इनकम इंक्लूड होगी, जो इनकम सैलरी या पेंशन से आप कमा रहे हैं, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कमा रहे हैं, यानी कि आपके पास कोई हाउस है, आप उसे रेंट पे दे रहे हैं। बट एक बात ध्यान रखना है, आपके पास एक ही हाउस से रेंट आनी चाहिए। अगर आप एक से ज्यादा हाउस से रेंटल इनकम कमा रहे हैं तो फिर आप आईटीआर 1 नहीं डाल सकते हैं।
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है जैसे कि आपने फिक्स डिपॉजिट किया है या आपने कहीं पर और पैसा लगाया, वहां से आप इंटरेस्ट कमा रहे हैं, मार्केट में रिलेटिव में किसी को पैसा दिया, वहां से आप ब्याज कमा रहे हैं और उसे डिक्लेयर कर रहे हैं, तो अदर सोर्स की इनकम जो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, एक्सेप्ट स्पेशल इनकम। स्पेशल इनकम वो आपकी कहलाएंगी कि जैसे आपने लॉटरी से या आप क्या कहते हैं कोई गेम कौन बनेगा करोड़पति में आप जाके कुछ पैसे जीत कर लाए हैं, तो वो जो है आपका ITR 1 में काउंट नहीं होगा, आप वहां पर फिर ITR 1 नहीं भर सकते अगर उस फाइनेंशियल ईयर में आपने लॉटरी या विनिंग से कोई इनकम कमाई है। इसके अलावा इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर अप टू 5,000 एनुअली, अगर 5,000 रुपया से कम आपने सालाना इनकम एग्रीकल्चर से कमाई है तो आप ITR 1 यानी कि सहज को भर सकते हैं। तो बेसिकली ये इनकम है सैलरी या पेंशन से, एक हाउस प्रॉपर्टी से अगर आपकी इनकम है, अदर सोर्सेज स्पेशल सोर्स जो है अदर के नहीं होने चाहिए, और एग्रीकल्चर की इनकम अगर आपकी सालाना 5,000 रुपए से कम की है तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज आपको जाननी है कि इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया ऐसे हैं, बहुत सारे इनकम का दायरा ऐसा है कि जो कि ITR 1 में इंक्लूड नहीं होता, नॉट एप्लीकेबल होता। तो ये कौन कौन से दायरे हैं वो समझ लेते हैं, वो कौन कौन सी इनकम है जो ITR 1 में जो है नहीं आती हैं। तो पहली चीज इसमें जो इंपॉर्टेंट है कि टोटल इनकम अगर आपकी 50 लाख से ज्यादा है, तो आप सैलरी से कमा रहे हैं, पेंशन से इनकम कमा रहे हैं, मगर आपकी 50 लाख रुपए सालाना से इनकम अगर ज्यादा है तो फिर आप ITR 1 नहीं डाल सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि एग्रीकल्चर इनकम अगर आप 5,000 रुपया से ज्यादा कमा रहे हो साल भर में तो फिर आप ITR 1 यानी सहज का फॉर्म नहीं इस्तेमाल कर सकते हो। तीसरी चीज, अगर आप किसी भी तरह का कैपिटल गेन, आपने शेयर में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, कैश लैंड में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, जमीनों में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, जो कि जिसमें आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है आप पा रहे हैं, तो किसी भी तरह का कैपिटल गेन अगर आपने साल भर के अंदर किया हुआ, फाइनेंशियल ईयर में किया हुआ, तो आप ITR 1 यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी से आप रेंटल इनकम कमा रहे हैं तो फिर आप सहज का फॉर्म जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते इनकम टैक्स डिक्लेयर करने के लिए। किसी भी कंपनी में अगर आप डायरेक्टर हैं तो उस केस में आप ITR 1 का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी भी अनलिस्टेड कंपनी जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है उनके शेयर्स में आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है उस फाइनेंशियल ईयर में, तो फिर आप ITR का इस्तेमाल नहीं कर सकते। याद रखिएगा, इस एक फाइनेंशियल ईयर में, अगर अगले फाइनेंशियल ईयर में आपने जो है अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो आप सहज यूज कर सकते हो, लेकिन जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके रखा है किसी कंपनी के, तो आप ITR 1 इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। अगर आपने कोई फॉरेन एसेट या फॉरेन इनकम है आपके पास तो आप नहीं कर सकते हो। अगर आप RNOR आपकी जो है रेसिडेंशियल स्टेटस आपका RNOR या नॉन रेसिडेंस है तो आप ITR 1 इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। और अगर आपकी इनकम क्लबिंग इनकम है यानी अंडर सेक्शन 64 के अंतर्गत आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ आपकी इनकम को इंक्लूड करके जो है आप कमाई कर रहे हो किसी फाइनेंशियल ईयर में, तो आप ITR 1 में नहीं आते। तो मेन चीजें समझ लेते हैं। पहला, 50 लाख से ज्यादा की सालाना इनकम, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में अगर आपका निवेश है, आपने फॉरेन में कोई एसेट यानी प्रॉपर्टी खरीदी है या आप कोई इनकम फॉरेन की किसी कंपनी में शेयर मार्केट में आपने निवेश किया, वहां से आप इनकम कमा रहे हो फाइनेंशियल ईयर में, तो आप ITR 1 नहीं भर सकते। रेसिडेंस नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंस यानी ऐसे रेसिडेंट जो NRI भी नहीं है और इंडिया में भी हमेशा नहीं रहते हैं, एक क्राइटेरिया है, उसके तहत अगर RNOR में आपका रेसिडेंस स्टेटस आता है तो आप ITR 1 नहीं यूज कर सकते हो। नॉन रेसिडेंस तो कर ही नहीं सकते हैं। अगर आपकी इनकम किसी और के साथ क्लब हो रही है, किसी दूसरे पर्सन के साथ आप किसी कंपनी में आप भी कमा रहे हो, वाइफ भी कमा रही है, दोनों की इनकम क्लब करके अगर आप अंडर सेक्शन 64 के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया जहां पर दो लोगों की इनकम आपस में क्लब होकर ITR भरा जाता है, तो अगर ऐसा कोई दायरा आ रहा है, ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट हो रही, तो आप ITR 1 नहीं कर सकते हैं फाइल। आप अगर ये सारी चीजें हैं और आप ITR 1 ऐसे में नहीं फाइल कर सकते, तो फिर अगर इस कंडीशन में आप आते तो आप क्या फाइल कर सकते हैं? तो इस कंडीशन में आप ITR 2 फाइल करते हैं। ITR 2 में क्या फाइल करना होगा आपका? सेम चीज है, ऑल रेसिडेंस इंडिविजुअल इनकम, जितने भी मूल निवासी है भारत के उनकी वो सारी इनकम जो कि ITR 1 में इंक्लूड नहीं होती वो ITR 2 में इंक्लूड हो जाएगी। यानी कि आप सैलरीड और पेंशन से इनकम कमा रहे हैं और 50 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं, तो कम कमा रहे हैं तो ITR 1 में डालिए, ज्यादा कमा रहे हैं तो ITR 2 में डालिए। एनुअल इनकम एग्रीकल्चर से 5,000 से कम है तो ITR 1 में डालिए, नहीं तो 2 में डालिए। अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमा रहे हैं तो आप ITR 2 में डालिए, भले आप सैलरी या पेंशन वाले हैं। अगर आप एक से ज्यादा हाउस से आप इनकम कमा रहे हैं, रेंटल इनकम कमा रहे हैं, तो ITR 1 नहीं, ITR 2 एप्लीकेबल होगा। अगर किसी कंपनी में डायरेक्टर है तो आपको ITR 2 लेना पड़ेगा अगर आपकी सैलरीड इनकम है तो। अगर अनलिस्टेड शेयर्स में आपने किसी फाइनेंशियल ईयर में इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो ITR 1 में ना जाके ITR 2 में जाइए। फॉरेन में कोई एसेट ली है या इनकम कमाई है तो आप ITR 2 यूज करिए। आपका स्टेटस अगर रेसिडेंट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंस है,
एनआरआई है तो आपको जो है ITR 2 भरना पड़ेगा। और अगर आप अंडर 64 सेक्शन 64 के अंतर्गत अगर आपकी इनकम किसी दूसरे व्यक्ति के साथ क्लब हो रही है तो उस केस में आपको ITR 2 भरना पड़ेगा, भले ही आप सैलरीड या पेंशन आपका इनकम सोर्स हो। इसके अलावा दो चीजें और हैं। पहला एनआरआई, वो एनआरआई जो इंडिया में इनकम कमा रहे हैं और इनकी इनकम टैक्स के दायरे में आ रही है, तो वो ITR 2 फॉर्म भर के अपना इनकम टैक्स डिक्लेयर कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप किसी HUF फॉर्मेट में हैं, आप एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के फॉर्मेट में आप कोई चीज रन कर रहे हैं और वहां से आप सैलरीड इनकम कमा रहे हैं और आप बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम नहीं कमा रहे हैं HUF के अंतर्गत, तो आप ITR 2 फाइल कर सकते हैं। तो ये रहा ITR 1 और ITR 2। अब हम ये समझते हैं कि ITR 3, तो ITR 3 में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप सैलरीड या पेंशन है तो आपको ITR 1 या 2 में ही जाना है। अगर आप बिजनेस या प्रोफेशन से कमा रहे हैं पैसा तो आपको ITR 3 ही भरना है। अब ये भरना कैसे है, इसमें कौन कौन से इनकम आएंगे वो मैं बता देता हूं। पहला, आप किसी कंपनी में डायरेक्टर है। अब देखिए आपको एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि यार ITR 2 में भी तो आपने बोला था कि अगर डायरेक्टर है किसी कंपनी में तो भर सकते हैं। ITR 2 में देखिए डायरेक्टर दो तरीके से इनकम अर्न कर सकता है। एक, या तो कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है उस प्रॉफिट से वो प्रॉफिट की शेयरिंग कर रहा हो, यानी कि वो कंपनी उसके लिए एज एन बिजनेस हो। दूसरा, वो डायरेक्टर अपॉइंट हो, उसका डेजिग्नेशन डायरेक्टर का हो, लेकिन इनकम उसको कंपनी से सैलरी मिल रही हो, सैलरी के सोर्स में हो। तो अगर वो सैलरी के सोर्स में है और डायरेक्टर है तो ITR 2 फाइल करे। लेकिन अगर वो एज अ ऑनर है और उस कंपनी के प्रॉफिट में उसकी शेयरिंग हो रही है बिजनेस या बिजनेस के तौर पर, तो फिर वो ITR 3 फाइल करेगा। दूसरी चीज, हाउस प्रॉपर्टी और अदर इनकम। डेफिनेटली अगर बिजनेस भी कर रहे हो तो आप रेंट पे रेंटल इनकम आपकी हो सकती है, और बिजनेस करने वाले हो तो ITR 3 में अगर आपकी रेंटल इनकम आ रही है, अदर सोर्स इनकम आ रही है, तो आप ITR 3 भरेंगे। पार्टनरशिप फर्म अगर है तो भी आपको ITR 3 भरना पड़ेगा। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है तो भी कुछ सर्टेन कंडीशंस के साथ आप ITR 3 आप भरेंगे। अगर आपने अनलिस्टेड शेयर्स में आप बिजनेस प्रोफेशन से इनकम कमा रहे हैं, सैलरी से नहीं, अगर सैलरी से कमा रहे होंगे तो ITR 2 जाएगा। अगर बिजनेस प्रोफेशन से इनकम कमा रहे हैं और फिर आपने उस फाइनेंशियल ईयर में किसी अनलिस्टेड कंपनी के शेयर में अगर आपने निवेश किया है तो आप ITR 3 फाइल करेंगे। अगर आपकी फर्म ऑडिटेड है, आप फर्म का ऑडिट करवा रहे हैं, ऑडिटेड जो जिस कंडीशन में फर्म का ऑडिट होना है उस क्राइटेरिया में आप आ रहे हैं, तो आपको ITR 3 फाइल करना होगा। अब ITR 3 समझ गए आप। अब हम समझ लेते हैं ITR 4। ITR 4 को सुगम कहा जाता है। तो सबसे पहले ITR 1 जो सैलरीड लोगों के लिए होता है वो बहुत सिंपल फॉर्मेट है, इसलिए उसको सहज कहा जाता है। और ITR 4 जो है ये एक ऐसा ITR है जिसमें आप सैलरीड और बिजनेस दोनों व्यक्ति जो है इस फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं। कुछ क्राइटेरियाज हैं, अगर उस क्राइटेरियाज को फुलफिल कर रहे हैं उसमें आ रहे हैं तो सुगम आप भर सकते हैं। ये सुगम जो होता है बेसिकली ये प्रिजम्पटिव इनकम को जो है इंक्लूड करता है। प्रिजम्पटिव मतलब सरकार ये कहती है कि भैया अगर आप जो है किसी भी तरह की बुक्स मेंटेन नहीं करना चाहते, आप ट्रेड अकाउंट नहीं बनाना चाहते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना चाहते, आप बैलेंस शीट नहीं बनाना चाहते, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं व्यापार कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि भाई मैं साल भर में 1 करोड़ का टर्नओवर करता हूं और मेरी इनकम 6% है, और 6% इनकम है तो साल भर का मैं 6 लाख रुपया कमाता हूं, और चूंकि 6 लाख रुपया मैं साल भर में कमा रहा हूं तो उसके हिसाब से जो टैक्स मिलता है सरकार को मैं टैक्स दे देना चाहता हूं। मैं किसी भी तरह का बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कोई भी अकाउंटिंग बुक मेंटेन नहीं करना चाहता, इन सब चीजों में मैं नहीं पढ़ना चाहता। तो सरकार ने उनके लिए सुगम यानी ITR 4 का ऑप्शन दिया है कि भाई आप एक प्रेजेंटिव इनकम मान लो कि भाई साल भर में आप इतनी इनकम कमाते हो, वो आप डिक्लेयर कर दो और उसके हिसाब से हमें टैक्स दे दो। तो फिर आप अगर प्रॉफिट एंड लॉस नहीं भी बना रहे हो, आप बैलेंस शीट नहीं भी बना रहे हो, आप बुक्स मेंटेन नहीं भी कर रहे हो, तो भी हमको चल जाएगा। तो ITR 4 में प्रेजेंटिव इनकम यानी कि मानी हुई इनकम आप अपने हिसाब से डिक्लेयर कर सकते हो सर्टेन क्राइटेरिया में। तो इसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपको किसी भी तरह की बुक्स मेंटेन नहीं करनी होती है, अकाउंटिंग बुक्स जो है उसमें आपको परेशानी नहीं लेनी पड़ती है। दूसरी चीज, ये फॉर्म जो है इंडिविजुअल व्यक्ति भी भर सकता है, पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहे हैं तो भी भर सकते हैं, HUF भी भर सकते हैं, एक्सेप्ट LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप अगर आपके बिजनेस का फॉर्मेट है तो उसको छोड़कर आप HUF इंडिविजुअल या पार्टनरशिप के फॉर्मेट में काम कर रहे हैं तो ITR 4 प्रिजम्पटिव इनकम लेकर आप कुछ भी इनकम डिक्लेयर करके आप जो है आप ITR 4 भर सकते हैं। तीसरी चीज, प्रिजम्पटिव इनकम जो है वो एक सर्टेन पहले से जो है इनकम गवर्नमेंट ने डिसाइड करके रखी है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि भाई मैं 2% ही कमाता हूं या मैं 10% ही कमाता हूं, कुछ भी बोल दो सरकार मान जाएगी। सरकार का कहना है या तो आप 6% डिक्लेयर करो, या तो 8% डिक्लेयर करो, या तो 50% डिक्लेयर करो। तो इन तीन में से कोई भी इनकम आप डिक्लेयर कर सकते हो।
50% बेसिकली बिजनेस प्रोफेशन वाले होते हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए, आर्किटेक्ट हो गए, तो ये जो भी फीस कमा रहे, फी इनकम वगैरह होती है, कमीशन होती है, तो इसमें इनका खर्चा नहीं बोला 50% खर्चा 50% कमाई है, तो 50% डिक्लेयर कर सकते हैं। तो प्रेजेंटिव इनकम 6%, 8% या 50%, इन तीन में से कोई भी एक सेलेक्ट करके आप डिक्लेयर कर दो। दूसरा, बिजनेस का टर्नओवर अगर आपका 2 करोड़ तक का है तभी आप ITR 4 भरोगे। अगर 2 करोड़ से ज्यादा का आपका बिजनेस का टर्नओवर हो रहा है और आप अगर 2 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस टर्नओवर डिक्लेयर कर रहे हो तो उस केस में आपको सुगम नहीं भरना पड़ेगा, फिर आपको ITR 3 में जाना पड़ेगा। अगर आपकी सैलरी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है, अदर सोर्स इनकम आ रही है, लेकिन इनकम आपकी 50 लाख से कम है, ठीक है, तो उस केस में आप ITR 4 भर सकते हो। तो आप ITR 1 भी भर सकते हो, ITR 4 भी भर सकते हो। 50 लाख के ऊपर ये तो फिर ITR 2 आपको भरना पड़ेगा। तो ये सुगम का एक ऑप्शन है, दिया हुआ है सरकार ने, तो आप इसमें बिना बुक्स को मेंटेन किए हुए आप जो है ITR 4 का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये रहा ITR 1 2 3 4। आगे हम लोग समझ लेते हैं कि ITR V क्या होता है और ITR एक्नॉलेजमेंट क्या होता है। तो दोस्तों, ITR V बेसिकली जब आप ITR सिस्टम में जो है आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट या आपके अकाउंटेंट या जो भी एजेंट है जो आपके यहाँ ITR भरते हैं, आपको हमेशा ध्यान रखना है, कई सिचुएशन में ऐसा होता है कि वो आपको कंफर्म तो कर देते हैं कि ITR भर गया है, मगर वो एक्चुअल में ITR जो है क्या कहते हैं, गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वैलिड नहीं होता। वैलिड इसलिए नहीं होता क्योंकि जब ITR में डेटा भर दिया जाता है उसको सबमिट कर दिया जाता है, तो ITR V कहलाता है, यानी कि ITR पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन कहलाएगा वो। आप ऑनलाइन अगर आप ITR भर रहे हैं तो आज की डेट में आधार कार्ड, नेट बैंकिंग, 2-3 ऑप्शन है जिसके थ्रू आप जो है ITR ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं। नहीं तो फिजिकल फॉर्म में अगर ITR भरा हुआ है तो फिर बैंगलोर भेजना पड़ेगा और 120 दिन के अंदर भेजना पड़ेगा, तब जाके वो आपका ITR वहां पर वेरीफाई माना जाएगा, ठीक है। आल्सो ITR पेंडिंग टू वेरीफाई कहलाएगा, तो उसको ITR V कहा जाता है। जैसे ही वो ITR आप ऑनलाइन या आप फिजिकली भेजकर जो है आप उसको भेज देते हैं और वहां पर सबमिट हो जाता है, तो फिर वो ITR एक्नॉलेजमेंट कहलाएगा। जब आपका ITR एक्नॉलेजमेंट में कन्वर्ट हो जाए तब ये डॉक्यूमेंट आपका पूरी तरीके से सबमिटेड और वेरीफाइड डॉक्यूमेंट माना जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, ITR भरवाने के साथ साथ आप जिससे भी भरवा रहे हो उससे आप ITR एक्नॉलेजमेंट की कॉपी लीजिए, ITR V में ना रह जाए। दूसरी चीज समझ लेते हैं कि व्हाट इज FY एंड NY कॉन्सेप्ट इन ईयर। ये फाइनेंशियल ईयर या असेसमेंट ईयर क्या कहलाता है? तो दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर वो ईयर कहलाता है जिस साल आप इनकम कमा रहे हो। तो मान लीजिए आज की डेट में हम लोग 2023 में हैं, तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि 2022 और 23 में, यानी अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 के बीच में हमने जो इनकम कमाई है, अब वो उसका जो हम कैलकुलेशन करेंगे, उसको जो एसेस करेंगे कि कितनी इनकम कमाई है, कितना हमने उसमें खर्चा किया है, कितना हमने इन्वेस्टमेंट किया है, वो उसका असेसमेंट हम लोग करेंगे अप्रैल 2022 से लेकर अप्रैल 2023 से लेकर अप्रैल 2024 के बीच में। तो ये जो चीज कहलाएगी, क्या कहते हैं, आपका फाइनेंशियल ईयर वो ईयर होगा जिसमें हम लोग कमाई कर रहे हैं, और असेसमेंट ईयर वो ईयर कहलाएगा जिसमें हम लोग उसका कैलकुलेशन करके टैक्स भर रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर 21-22 का फाइनेंशियल ईयर है, यानी कि 21-22 में हमने मार्च 2021 से लेके अप्रैल 2021 से लेके मार्च 2022 के बीच में हमने जो भी इनकम अर्न की है, उसके लिए जो असेसमेंट ईयर होगा वो होगा आपका अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023। तो ये होगा असेसमेंट ईयर एंड AY, यानी फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर हो गया। अब आगे हम लोग जो बोनस पॉइंट ऑफ डिस्कशन में समझ लेते हैं कि अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है तो क्या आपको ITR डालना चाहिए। तो देखो दोस्तों, अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं और अगर आप ITR नहीं डाल रहे हैं, ठीक है, तो कल को अगर आपको लोन लेना हुआ या कल को आपको ये चीज़ बतानी पड़ी कि भाई आप सालाना इनकम क्या कर रहे हैं, क्या कमा रहे हैं एक पेपर के फॉर्मेट में, तब आपके पास कोई भी ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होगा। तो बैंकों से जब लोन लेने का नंबर आएगा तो आपके पास कोई भी वेरीफाइड डॉक्यूमेंट नहीं होगा जिससे आप ये डिक्लेयर कर सके कि मेरी सालाना इतनी इनकम है। और दूसरी बात है, ITR भरने का मतलब ये नहीं होता है कि भाई आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। आप ITR जब आप भरते हैं तो अगर आपकी इनकम टैक्सेबल होगी तो वो टैक्स भरना पड़ेगा, नहीं तो आप नील टैक्स भी उसमें भर सकते हैं। तो मेरी राय तो ये रहेगी कि आपकी इनकम चाहे कुछ भी हो साल भर में, आप टैक्स जरूर भरिए, ताकि आपको एक पता रहना चाहिए कि भाई साल भर में आप कितनी इनकम अर्न कर रहे हैं, और आपके पास एक लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसके माध्यम से आपको कल आवश्यकता हो तो आप लीगली डिक्लेयर कर सके कि भाई सालाना मैं इतनी कमाई करता हूं। खासतौर से बैंकों से जब आप लोन लेने के लिए या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आप लोन लेने के लिए जाते हैं, तब अगर आपके पास ITR नहीं होता तो वो आपके लिए बड़ी कमजोरी हो जाती है, और उस केस में फिर आपको ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से लोन लेना पड़ता है जो आपको काफी हायर इंटरेस्ट में लोन देते हैं, और कई बार आपको लोन मिलता भी नहीं जरूरत के समय पे। इसलिए ITR तो कोशिश करिए कि हर एक व्यक्ति को भरना ही भरना चाहिए, अगर वो टैक्सेबल नहीं है तो भी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी,
और मेरे चैनल में बहुत सारी और भी ऐसी फाइनेंशियल वीडियोस हैं। अभी मैं स्टॉक मार्केट की सीरीज भी चला रहा हूँ, उसकी 3 वीडियो आ गई है, चौथी वीडियो भी आने वाली है। तो आप जाके जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ऑल के नोटिफिकेशन के साथ, ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आए। मेरा इंस्टाग्राम का और फेसबुक का हैंडल भी नीचे दिया हुआ है, तो आप जाके वहां पर भी चाहें तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस सब्सक्राइब बटन पे ऐसे क्लिक कर दीजिए और ये बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। इससे आपको मेरे वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिल जाएंगी।